नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। देश के जाने माने पहलवान जंतर मंतर पर फिर से जुटे हैं इस शिकायत के साथ कि जब वो ओलंपिक और वर्ल्ड कप में पदक जीतते हैं तो सब उनके साथ फोटो खिंचवाने आते हैं, लेकिन जब वो अपने ही संघ के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं तो कोई साथ देने नहीं आ रहा। पहलवान कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिज बिहारी शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुश्ती के खिलाड़ियों का उत्पीड़न हो रहा है। 7 खिलाड़ियों ने आज सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। पुलिस उनके यौन उत्पीड़न की FIR तक लिखने को तैयार नहीं है, ये आरोप वो लगातार लगा रहे। हालांकि उनके धरने के साथ साथ 2-3 बातें हुई हैं। पहली बात यह कि जांच के लिए बनी ओवरसाइट कमेटी की सिफारिशें सामने आई हैं। दूसरी बात यह कि ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव टाल दिए हैं। ओलंपिक संघ अब एक एडहॉक समिति बनाएगा जो 45 दिनों में ये चुनाव करवाएगी। कुछ देर पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी कई शिकायतें भी रखी। तो सवाल इंडिया का में हम कई सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि आखिर पहलवान क्या मांग कर रहे हैं, क्या कुछ उन लोगों का कहना है। तो सबसे बड़ी बात जो पहलवान यहाँ पर उठा रहे हैं उसमें बृजभूषण शरण सिंह जो है उनकी गिरफ्तारी की मांग वो उठा रहे हैं। इसके अलावा यौन उत्पीड़न की जो शिकायतें वो कर रहे हैं उसको लेकर उनका कहना है कि उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और तीसरी मांग यहाँ पर वो कर रहे हैं कि धरना प्रदर्शन मजबूरी है, 3 महीने बाद भी हमें इंसाफ नहीं मिला है और उसी के चलते हमें यहाँ दोबारा आना पड़ा है। जांच रिपोर्ट को वो सार्वजनिक करने की मांग लगातार पहलवान कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार ने पिछली बार जो आश्वासन दिया था वो झूठा निकला है। तो यहाँ पर हम सवाल इंडिया का में अब सवाल यही उठा रहे हैं कि क्या देश के इन नामी गिरामी पहलवानों को इंसाफ मिलेगा? क्या कानूनन पुलिस को यौन उत्पीड़न की शिकायत सीधे दर्ज नहीं करनी चाहिए थी? क्यों आखिर इतनी देर लगाई गई? क्योंकि बार बार साक्षी मलिक, विनेश फोगाट यही कह रही हैं कि उनकी शिकायत के बावजूद FIR तक दर्ज नहीं की गई। और तीसरा सवाल, क्या सरकार पहलवानों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है? तो यहाँ पर खिलाड़ियों ने साफ कर दिया है कि अब वो बातों में नहीं आने वाले हैं और झूठे वादों पर वो भरोसा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको यही सुनवाते हैं कि आखिर खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा है। अभी हम इन झूठी बातों में आने वाले नहीं हैं। पहले हमने गलती कर दी, एक कमेटी बनाई थी, वो डे टू डे वर्किंग देखेगी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह तब भी वो उनको देख रहे थे, उन्हीं के लोग देख रहे थे। WFI ऑफिस तब भी खुला रहता था। तो अभी इस झांसे में नहीं आएंगे। हमारी लड़ाई है कि हमने जो कंप्लेंट्स दी है लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट की बृजभूषण शरण के खिलाफ, उसके ऊपर FIR दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए और उसके बाद में पुलिस जो भी उचित कार्रवाई समझती है, जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो करे और देश की उच्च न्यायालय हमें न्याय दिलवाए। ये हमारी लड़ाई है और जब तक हमारी ये जो अन्याय की लड़ाई है वो जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे और हमारे आने वाले भविष्य के लिए लड़ेंगे। तो उच्च न्यायालय हम गए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें न्याय दिलवाएगा। सभी जितने हमारे एक रेसलिंग के नहीं, जितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जैसे कोई भी गेम हो, उनसे भी हम समर्थन मांगेंगे। उनको भी बोलेंगे कि ये कुश्ती की लड़ाई नहीं है, आने वाले सभी खेलों के भविष्य की लड़ाई है ये। और जितने भी हमारे संगठन हैं, चाहे वो महिला संगठन है, किसान संगठन है, पंचायत है, खाप है, हम सबसे समर्थन मांगेंगे कि खिलाड़ियों की ये लड़ाई है, इनमें सब आप लोग सहयोग करिए, क्योंकि अगर अब हम नहीं जीत पाए तो ये जो अब पर्दे के पीछे हो रहा है ये खुलेआम होगा। 12 लड़कियों ने वहां जाके बयान दिए थे और अभी जो सोर्सेज के थ्रू आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है और लड़कियों ने कोई ऐसे बयान नहीं दिए। तो वही विनेश वाली बात है, या तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर उनको कुछ नहीं मिला तो हमारे ऊपर उल्टी कार्रवाई की जाए कि हमने क्यों वहां जाके कुछ भी बोला। तो यही है कि पारदर्शिता नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, सब वो छुप छुपा के कर रहे हैं, धोखाधड़ी में रख के कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। मुकेश सिंह सिंगर हैं जो जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उन पहलवानों का जो धरने का आज दूसरा दिन है वहां पर। और हमारे साथ हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट से लगातार, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, वहां पर है। मुकेश, यहाँ पर पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुकेश, दूसरी बार पहलवानों को आना पड़ा है धरने के लिए, वो भी कोई छोटी मोटी ये बात नहीं है और ये कोई गुमनाम खिलाड़ी नहीं है जिन्हें कोई नहीं जानता। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल कमाए हैं, नाम कमाया है, देश का नाम रोशन किया है। और ये वाकई में कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात है कि इन्हें दोबारा आना पड़ रहा है। क्या वजह यहाँ पर नजर आ रही है? और जो साक्षी मलिक जो आरोप लगा रही है कि कई बार कहने के बावजूद FIR तक दर्ज नहीं की गई, मुकेश, उसके पीछे क्या वजह है?
देखिए, दिल्ली पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि आखिर क्यों केस दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जो खेल मंत्रालय की कमेटी है उससे उनकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट मांगी है, जो कमेटी इन्हीं महिला पहलवानों के आरोपों की पहले से जांच कर रही थी, तो वो रिपोर्ट मांगी है। लेकिन जो महिला पहलवान हैं वो यहाँ आप देखें कि अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, और साक्षी मलिक हों, विनेश फोगाट हों या फिर दूसरे पहलवान हों, वो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उनका कहना ये है कि जब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आप देखें कि यहाँ पर जो महिला पहलवान हैं वो भी बैठे हुए हैं। मैं कुछ जो पहलवान यहाँ पर आए उनसे बात करता हूँ। आप निकल आइए प्लीज। कुछ जो पहलवान यहाँ पर हैं उनसे बात करने की मैं कोशिश करूंगा कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं और क्यों वो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आपका नाम क्या है सर, बताइए। मेरा नाम सत्यव्रत है जी। सत्यव्रत जी, ये बताइए कि जो खेल मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है दिल्ली पुलिस ने, अभी आप लोग क्यों बैठे हैं, क्या वजह है, क्या मांगे हैं आप? नहीं, खेल मंत्रालय से रिपोर्ट का तो सर कोई दिल्ली पुलिस खेल मंत्रालय से क्यों रिपोर्ट मांगेगी, ये तो बात ही गलत है। जब जो हमारी जो बहनें हैं उन्होंने 7 ने FIR दर्ज कर दी है, तो उसके बाद खेल मंत्रालय की रिपोर्ट का तो कोई लेना देना ही नहीं रहता ना। आप महिलाओं ने, हमारी ने रिपोर्ट की है, उसकी आप FIR करवाइए और कार्रवाई शुरू करवाइए, यही तो हमारा कानून कहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई वैलिड क्वेश्चन है कि भाई खेल मंत्रालय से पुलिस रिपोर्ट मांग रही है। जो जांच कमेटी पहले बनाई गई थी उस कमेटी के सामने बयान दर्ज हुए थे सभी पहलवानों के, उस कमेटी पर क्या विश्वास नहीं है महिला पहलवानों को? जी देखिए, कमेटी ने क्या किया उनका महिला पहलवानों को क्या, हमारे को पता ही नहीं कि कमेटी ने क्या रिपोर्ट बनाई है। क्या विश्वास की बात तो जब आएगी ना, जब हमारी नॉलेज में कुछ हो। हमारे को कुछ पता ही नहीं कि क्या रिपोर्ट दी है, ना हमारे को कुछ बताया गया। सीधा बस ये है कि फेडरेशन ने काम स्टार्ट कर दिया और हमारे को ये बता दिया कि भाई तुम्हारे आरोप झूठे थे। तो ऐसे तो नहीं चलता ना जी। अभी तक जो केस है वो दर्ज नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कंप्लेन ले ली है 7 महिला पहलवानों की, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई है। तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? जी अगला कदम तो यही है, जब तक जो हमारी जो भी डिमांड्स है वो पूरी नहीं होती तो हम यही हैं, सुबह शाम रात यही हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं आप लोग? वो हमारी लीगल टीम बता सकती है कि वो क्या कर रही है। हम लीगल रास्ते से भी चल रहे हैं और वैसे भी हम चल रहे हैं कि भैया हमारी कुश्ती का, वो तो लीगल टीम का काम है, मैं उसमें क्या बता सकता हूँ। मुकेश, यहाँ पर जब तक अरेस्टिंग नहीं होती है जी मुकेश, आपसे यहाँ पर आपसे भी मैं समझना चाहूंगी। हमने इनकी पहलवान की बात सुनी है, जिस तरह से वो बात रख रहे हैं कि जो उनकी महिला साथी हैं उनकी शिकायतों को दर्ज नहीं किया जा रहा है। मुकेश, अमूमन जब एक महिला शिकायत करती है, वो भी यौन उत्पीड़न के मामलों में, तो यहाँ पर FIR को लेके क्या प्रावधान है? क्योंकि 3 दिन से वो, उनका ये कहना है कि उनको लंबा वक्त हो गया इस बात की शिकायत करते हुए और उन्होंने अभी तक FIR दर्ज नहीं की। तो इसके मामले में मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लंबे वक्त से इस मामले को कवर कर रहे हैं। देखिए, आमतौर पर जब कोई महिला शिकायत करती है तो पुलिस जो है तुरंत उस महिला की मेडिकल जांच करवाती है, और अगर मामला रेप का है तो उसकी तुरंत बहुत जल्दी जैसे ही शिकायत आती है तुरंत मेडिकल जांच होती है। लेकिन यहाँ पर जो शिकायतें हैं वो सब छेड़खानी की हैं या सेक्सुअल हरेसमेंट की शिकायतें हैं। तो दिल्ली पुलिस ने शिकायत ले ली हैं, लेकिन तमाम जो अधिकारी हैं, अगर हम उनसे मैंने जो बात की आज सुबह से, उनका कहना ये है कि आमतौर पर जो शिकायतें आती हैं इस तरह की, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, FIR दर्ज होती है। लेकिन इस मामले में जो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एंगल है, और शायद जो पुलिस है वो किसी के आदेश का वेट कर रही है, उसके बाद इसमें केस दर्ज किए जाएं। लेकिन अभी तक जो पुलिस का दावा ये है कि वो शिकायतों को एग्जामिन कर रही है और एग्जामिन करने के बाद फिर इसमें कार्रवाई करेगी। तो अभी तक 21 अप्रैल को ये शिकायतें दर्ज कराई गई थी, और 21 अप्रैल के बाद से लगातार जो पुलिस है वो शिकायतों को एग्जामिन नहीं कर रही है। लेकिन आमतौर पर होता ये है कि जब इस तरह की शिकायतें आती हैं, खासतौर से महिलाओं की शिकायतें होती हैं, वो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, और जो नियम है, जो रूल्स हैं, वो यही कहते हैं कि जैसे ही शिकायत आए तुरंत उस पर केस दर्ज किया जाए, और केस दर्ज करने के बाद जांच में ये साफ हो, जांच में ये तय हो कि आखिर इसमें जो महिला के आरोप हैं वो सही हैं नहीं हैं, वो जांच का विषय है। लेकिन आमतौर पर जब शिकायतें आती हैं तो पुलिस जो है फ़ौरन केस दर्ज करती है। लेकिन इस मामले में 7 शिकायतें आ चुकी हैं, और ख़ास तौर से एक नाबालिग महिला पहलवान ने शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। ये
आपसे और इस मामले में हम अभी जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ पर अपने दर्शकों को हम ये भी बता देते हैं कि ये जो पहलवानों का मुद्दा है ये अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और 7 महिला पहलवान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उन पर FIR दर्ज करने की मांग की है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें लग रहा है, उन्हें निराशा हाथ लग रही है, पुलिस यहाँ पर केस दर्ज नहीं कर रही है, तो इसलिए अब उन्हें कोर्ट का रुख करना पड़ा है। 21 अप्रैल को थाने में शिकायत पर FIR दर्ज नहीं हुई है, ये इस याचिका में कहा गया। हम सीधा रुख कर रहे हैं आशीष भार्गव का। आशीष, यहाँ पर क्या कुछ इन पहलवानों की याचिका में कहा गया है, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, पहलवान मांग कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये आदेश सुप्रीम कोर्ट दे कि वो उनकी जो शिकायत है जो 21 अप्रैल को करंट प्लेस थाने में दी गई थी उस पर मुकदमा दर्ज करें। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट का ललिता कुमारी फैसला है जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस को अगर कोई कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो तुरंत उसे FIR करनी होगी। इसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में दखल दे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है। तो हमने बहुत बार ऐसा देखा है जब रेप और इस तरह के मामलों में कॉग्निजेंस पर भी सो मोटो लेकर भी पुलिस FIR दर्ज कर सकती है अगर उसके पास पुख्ता सूचना है, ऐसा CRPC के प्रावधान भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा मामला है जिसमें महिला पहलवान जो है वो लगातार आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है। एक नाबालिग भी यहाँ पर पहुंची है, तो ये पोक्सो जैसा स्ट्रिजेंट जो कठोर प्रावधान है वो लागू करता है और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने FIR नहीं दर्ज की है, तो लिहाजा वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आए हैं। ये बड़ी बात है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल चीफ जस्टिस ने कहा क्योंकि मेंशन नहीं हुआ था, लिस्ट में शामिल नहीं था, इसलिए उनकी बात नहीं सुनी गई। कल वो एक बार फिर जल्द सुनवाई की मांग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। काफ़ी अहम है ऐसे मामले में जहाँ पर पुलिस अगर FIR दर्ज कर भी लेती है तो ज़रूरी नहीं है कि FIR दर्ज करते ही वो उसके हाथ बन जाते हैं और वो किसी को गिरफ्तार उसको करना पड़ता है। पुलिस CRPC के तहत आगे जांच कर सकती है, जांच करके ये फाइंडिंग भी पा सकती है कि आरोपों में दम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस देरी कर रही है रिपोर्ट दर्ज करने में, FIR दर्ज करने में, कहीं ना कहीं वो सवाल भी खड़े करता है और शायद वही सवाल लेकर जब यहाँ पर याचिकाकर्ता आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी पूछ सकता है उन सवालों के जवाब। जी बिल्कुल। तो आशीष, ये बात आप भी कह रहे हैं, ये बात मुकेश भी कह रहे हैं कि इतनी शिकायतों के बाद और खासकर पॉक्सो का मामला अगर आ जाता है तो उस तरह की शिकायत के बाद भी अगर पुलिस जो है केस दर्ज नहीं कर रही है तो वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन भी माना जाएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए जाएंगे इस पर। जी बिल्कुल, देखिए सवाल तो उठ ही गए हैं, सवाल पहलवान भी उठा रहे हैं, सवाल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी उठा रही है, सवाल हो सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट भी उठाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो एक कानून जो होता है, कानून के दायरे में रहकर पुलिस क्या क्या कर सकती है। यहाँ पर देखिए CRPC ने दिल्ली पूरी पुलिस जो है, पुलिस देश भर की पुलिस को बहुत सारी ताकतें दी हैं, बहुत सारी शक्ति दी है। वो FIR दर्ज करके भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, वो इन्वेस्टिगेशन करके भी FIR दर्ज कर सकती है। तो ये प्रेरोगेटिव होता है कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से आगे बढ़े। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जहां पर संज्ञेय अपराध होता है वहां पर सुप्रीम कोर्ट का ललिता कुमारी फैसला साफ कहता है कि पुलिस को सीधे FIR दर्ज करनी चाहिए बिना किसी देरी के। तो ऐसे में ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें यौन शोषण, पॉक्सो जैसे अपराध का गठन होता है और ऐसे में अगर दिल्ली पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तुरंत तो निश्चित तौर पर वो कटघरे में खड़ी होगी और अदालतें सवाल भी पूछेंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल मेंशनिंग सूची में शामिल करने की मांग भी सुप्रीम कोर्ट से की गई है जो पहलवान है उनकी याचिका में, और जंतर मंतर पर लगातार पहलवान बैठे हुए हैं। मुकेश के पास एक बार फिर से हम जंतर मंतर का रुख करते हैं। यहाँ पर मुकेश, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के ऊपर जो ये सवाल उठ रहे हैं या जो आरोप लग रहे हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। कई इस तरह के मामले आए हैं जब ऐसा देखा गया कि जानबूझकर पुलिस जो है वो देरी करती हुई नजर आई या नजरअंदाज मामले को करती हुई नजर आई। लेकिन ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा हो चुका है और ये दूसरी बार आकर धरने पर बैठे हैं और ये सीधे सीधे तौर पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा। देखिए, बिल्कुल कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस अपना जो रिप्लाई वो फाइल करे। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया कि आखिर क्यों ये केस दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आज सुबह जो खेल मंत्रालय की कमेटी है जो महिला पहलवानों के आरोपों की जांच पहले से कर रही थी, उस कमेटी से उसकी जांच रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि कमेटी ने भी इन महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए थे और उस कमेटी में कई बड़े महिला खिलाड़ी जो है उस कमेटी की मेंबर हैं और वो जांच कर रही हैं, तो उसकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। दूसरा ये है कि पुलिस का कहना ये भी है, जो ऑफ रिकॉर्ड हमारी बातचीत हुई है पुलिसकर्मियों से, उनका कहना ये है कि जो महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं
वो आरोप 2012 से लेकर 2022 तक के हैं। यानी कि वो शिकायत 21 अप्रैल को कर रही हैं, लेकिन उनके जो एलिगेशन हैं, उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं, जिन घटनाओं का वो दावा कर रही हैं, वो घटनाएं 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 22 की घटनाएं हैं। तो पुलिस का कहना यह है कि काफ़ी पुरानी घटनाएं हैं और ये जो महिला पहलवान है वो 3 महीने पहले भी शिकायत कर सकती थी, लेकिन तब उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की। लेकिन ये कोई जो पुलिस का जो पक्ष है, ये कोई कानून के कटघरे में, कानून के दायरे में खड़ा नहीं उतरता है, क्योंकि कभी भी कोई महिला शिकायत करे, हो सकता है किसी कारण से उसने शिकायत ना कर पाई हो, कोई प्रेशर हो या कोई और वजह हो, लेकिन जब भी वो शिकायत करे तो कानून यही कहता है कि अगर सेंसिटिव मामला है, महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, तो उसमें तुरंत जो FIR है वो दर्ज की जाती है और FIR दर्ज करने के बाद जो पुलिस है वो मामले की जांच को आगे बढ़ाए और उसके बाद तय करे कि जो महिला के आरोप हैं वो सही हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर पुलिस ने अभी तक 21 अप्रैल को शिकायतें हुई थी, 7 शिकायतें हुई थी और शिकायत करने वालों में एक नाबालिग लड़की भी शामिल है, नाबालिग महिला पहलवान है, और 7 शिकायतों को पुलिस 21 अप्रैल से रखकर बैठी है। अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है और जांच की बात तो अभी बहुत दूर है। जी बिल्कुल मुकेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं, सीधे तौर पर ये लापरवाही, नजरअंदाज करने का मामला है, कानून का उल्लंघन का मामला बनता है। मुकेश, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या पिछले 2 दिनों से जब से हमारे पहलवान जो है वो धरने पर बैठे हैं, क्या कोई उनसे मुलाकात करने आया है? अगर हम नेताओं की बात करें या हम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ सामाजिक कार्यकर्ता वहां पर उनके साथ जुड़े हैं, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई उनसे बातचीत करने आया है? देखिए, सरकार की तरफ से अभी तक कोई बातचीत करने नहीं आया है और ना ही सरकार की तरफ से कल से लेकर आज तक कोई स्टेटमेंट या बयान जारी हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर लगातार अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता पहुँच रहे हैं, तमाम जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इन महिला पहलवानों को सभी सपोर्ट करने दूर दूर से आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि आज सुबह इन महिला पहलवानों ने वीडियो जारी कर ये अपील की थी कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग उनके साथ में आए और ये भी कहा था कि खाप पंचायतों के लोग भी उनके साथ में आए, उनका सपोर्ट करें। तो आप यहाँ पर देखें कि खाप पंचायतों से जुड़े हुए नेता हैं, दूसरा और सामाजिक संगठन से जुड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है इस पूरे मामले पर। यहाँ पर तो जिस तरह से मुकेश ने जानकारी दी यहाँ पर कि अब नेता भी वहां पर आने लगे हैं और तमाम लोग जो हैं वो उनके समर्थन के लिए आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस मामले में केस दर्ज नहीं किया है। और अब हम यहाँ पर हमारी सहयोगी निधि कुलपति जो है उन्होंने इन पहलवानों से जंतर मंतर पर पहुंचकर बातचीत की है, वो बातचीत भी आपको सुनवाते हैं। तो लेकिन हम कुछ और राजनीतिक खबरों का भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं, अमित शाह का रोड शो है वो यहाँ पर हो रहा है, मुझे बताओ, सुन लेते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। बटन दबाओगे? अरे आवाज नहीं आती है, दबाओगे बटन? बीजेपी को जिताओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? हमारे दोनों नेताओं को विधानसभा में भेजोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का ये प्रचंड रोड शो के लिए बहुत बहुत हृदय से आपका धन्यवाद, प्रणाम, आभार, थैंक यू। अमित शाह जी की, अमित शाह जी की, भारत माता की, अमित शाह जी की, भारत माता की। तो कर्नाटक में राजनीतिक बिगुल बजते ही, चुनावी बिगुल बजते ही राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अब सीधे तौर पर जनता से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो जो हैं वो यहां पर किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो भी कर्नाटक के दौरे पर हैं और आज चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट में उन्होंने रोड शो किया है।
भारी तादाद यहाँ पर उनके समर्थकों की नजर आई है। बड़ी तादाद में समर्थक जुटे हैं अमित शाह के इस रोड शो में और वहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो जुटे भी हैं। वहां पर जो वहां के उम्मीदवार हैं उनको भी वो साथ लेकर खड़े हुए और उन्हें भारी मतों से जिताने की जनता से, लोगों से अपील भी की है। और यहाँ पर लगातार बीजेपी जो है सत्ता में वापसी की कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। बसवराज बोम्मई जो हैं वो एक बार फिर से बीजेपी के चेहरे के तौर पर आए हैं, लेकिन मुख्य चेहरा जो स्टार प्रचारक हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। अमित शाह भी हैं उसमें, जेपी नड्डा भी रहेंगे, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी यहाँ पर प्रचार करने आएंगे, ईश्वरप्पा जैसे नेता जो है, जो वरिष्ठ नेता है वो भी यहाँ पर आएंगे। लेकिन बीजेपी को कुछ झटके जो हैं वो भी कर्नाटक में लगे हैं, तो देखना होगा कि किस तरह की जो सियासी लड़ाई होगी। लेकिन कर्नाटक की लड़ाई जो है वो अब काफी दिलचस्प होती जा रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो कर्नाटक के दौरे पर हैं और आज उन्होंने चामराजनगर जिले में रोड शो किया है, उसकी तस्वीरें। तो हमारे देश के नामी ग्रामी जो पहलवान हैं, जो अवार्ड विनर्स हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी शिकायत है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन पहलवानों से बात की है हमारी मैनेजिंग एडिटर निधि कुलपति ने, जिन्होंने अपनी परेशानी उनसे अपनी बातचीत में साझा की। वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे विनीश फोगाट, साक्षी ये बैठे हुए हैं। ये लोग हैं जो हमारे देश के लिए मेडल्स लेके आते हैं, हमारे देश का सर फख्र से ऊंचा करते हैं, लेकिन रात यहाँ पर बिताने को मजबूर हैं। इनकी अपनी मांग है और ये अपनी बात एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों को बताएंगे कि क्यों इतनी पीड़ा है कि रात यहाँ पर इनको गुजारनी पड़ी है। विनेश, आपको रोते हुए भी देखा, रात आप लोगों ने यहाँ बिताई है, क्या कारण हुआ? सरकार ने कहा कमेटी बनाएंगे, उसकी रिपोर्ट आई, आप लोग अब सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, जरा बताइए हुआ क्या है? देखिए मैम, जब स्टार्टिंग में हम आए थे यहाँ पे तो उसके बाद में 3 दिन के तक बातचीत चल रही थी हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे और 4 वीक्स में उसका रिपोर्ट देंगे और जो भी हमें फाइंडिंग होगा उसके खिलाफ में हम FIR करेंगे। फिर उन्होंने 6 वीक्स कर दिया। फिर अभी 3 महीने से हम वेट कर रहे थे, हम फ़ोन कर रहे थे कि सर हमारी रिपोर्ट्स में क्या आया ये बता दीजिए। हम गेम भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, इतना मेंटली टॉर्चर से गुजर रहे हैं हर दिन की क्या होगा, क्या करना है, क्योंकि किसी भी दिन कमेटी का कॉल आ जाता है, कभी मेल्स भेज रहे हैं, कभी कुछ है। सो कोई आखिर में तो ऐसे हो गया कि उन्होंने हमारा फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। फ़ोन भी उठाने बंद कर दिए तो अभी हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा कि अभी हम क्या करें। और पूरे सोशल मीडिया पे जाओ या कहीं बाहर भी जा रहे हैं हम, घर से भी अगर कहीं पे भी जा रहे हैं तो सभी लोग कि अरे आपने जो बोला था उसका क्या हुआ, क्या आपने झूठा इल्ज़ाम तो नहीं लगा दिया था। जब ये बात बोलते हैं तब दुख होता था कि हम खुद विक्टिम हैं, हमें ही झूठा बोला जा रहा है, तो अब क्या किया जाए। फिर हमने डिस्कस किया उसके बाद में कि हमें FIR करवानी चाहिए अभी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था कि FIR हम करेंगे, लेकिन वो लोग कर नहीं रहे हैं। मजबूरी में हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, रेसलिंग करना, लड़कियों का आना और रेसलिंग करना, ऐसे क्षेत्र से आना, तो हम नहीं चाहते थे कि मतलब इस कोर्ट में जाएं, FIR करें, इतने लंबे प्रोसेस से गुजरे। लेकिन मजबूरी होगी हमारी आना क्योंकि लड़कियों के साथ में इतने सालों तक शोषण होता आया है। चलो ये तो 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स की हैं, ब्रजभूषण ने कम से कम 700 लड़कियों के साथ में शोषण किया है। वो इतनी लड़कियां हैं, उनकी अगर हिम्मत नहीं बढ़ी है, क्या बता इन 7 को इंसाफ मिलेगा तो वो लड़कियों भी ये सोचेंगे कि हमें भी इंसाफ मिल गया है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या 7 और बच्चियाँ आप सामने आई हैं जिससे ये मामले में और लोग जुड़े हैं? देखो सामने जो आई हैं 7 लड़कियां थी जिन्होंने कंप्लेंट की है। 21 तारीख को हमने कंप्लेंट की थी, आज 24 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। जैसा बताया कि माइनर भी है और वो तो इतना सेंसिटिव है कि 1 घंटे के अंदर अंदर FIR हो जानी चाहिए। आज 3रा दिन खत्म होने को आया है, तो बस वही बात है कि किस चीज़ का प्रेशर है, पुलिस पे किस चीज़ का प्रेशर है वो नहीं समझ में आ रहा है। पुलिस का प्रेशर है, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप लोगों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और आपने बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहाँ पर क्या हुआ है? देखिए मैडम, अभी सुप्रीम कोर्ट जो हमारी लीगल टीम है वो काम कर रही है, अभी हमें नहीं पता इस बारे में, पर जैसा भी होगा आप लोगों को तक वो खबर जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जो चीज़ें चल रही है, जो आज जो यहाँ पे सभी खिलाड़ी बैठे हैं धरने पे, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है देश के लिए। जब मेडल लेके आते हैं तभी तो हमें खूब प्यार और आशीर्वाद मिलता है सभी देशवासियों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अब जब पहले भी 3-4 दिन हम यहाँ पे बैठ के गए,
3 महीने वहाँ जो टाइम बीत गया, अभी तक नई रिपोर्ट का कुछ हुआ। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे आए तो एक दिन में ही फटाफट रिपोर्ट भी सबमिट कर दी, खेल मंत्रालय ने पुलिस को भी सौंप दी। तो अब इतना फास्ट कि भाई हम इलेक्शन की डेट पोस्टपोन कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें एकदम से हो जाती हैं। और उसके बावजूद कंप्लेंट कर रखे 3 दिन होने वाले हैं आज, पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैं दर्शकों को साफ कर दूं, कोई नाबालिग यहाँ पर नहीं है, वो हम उसका पूरा ध्यान इन्होंने ही रखा हुआ है। विनेश, जो सबूतों की बात हो रही है, अब एक तरह से मेरे सहयोगी विमल हमारे साथ हैं, वही हमारे स्पोर्ट्स के ही हैं, जो सारा देखते हैं, हमें बताते हैं, हम लोग बात करते रहते हैं। तो सबूतों का क्या आपको लगता है कि जो सबूत हैं वो मजबूत नहीं है या उधर कुछ ढील हुई, उस पे आप क्या बता सकते हैं? देखिए मैम, आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ जी। कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला के साथ में ऐसा नहीं होता होगा कि वो उस चीज़ का शिकार नहीं हुई हो। हम उस पीड़ा को समझते हैं। अगर बाजार में जा रहे हैं या किसी ने एकदम से बंद कमरे में आपको खींच लिया हो या किसी बहाने से बुला के आपके साथ में किया हो, तो उसका आप प्रूफ कैसे बनाओगे? या तो आप उस जगह का सीसीटीवी फुटेज निकालिए, या हम बोल रहे हैं कि ब्रजभूषण के फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स देखिए। जो उनके कुक हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो उनके गार्ड्स हैं, वो लड़कियों से कॉन्टैक्ट करते थे फ़ोन पे, वो उनके अकाउंट्स में पैसे डलवाते थे, वो आपस में पैसे डलवाते थे कि आपने ये काम कर दिया, लो आप गाड़ी वाले को पैसे दे दिए कि ये लड़कियों को लेके आ, जिसको ये किराया दे दो। तो उनकी डिटेल्स निकलवाइए। तो ये तो पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस उल्टा हम पे कार्रवाई कर रही है, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। और माइनर का जो केस है ना, उसमें तो इतना डिले होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे साथ में कितना न्याय हो रहा है। बिल्कुल विमल, यहाँ पे मैं आपका क्या आंकलन है? आप तो इस पूरे मूवमेंट को देख ही रहे हैं, इन लोगों के इसको। देखिए मैम, इस तरह के केसेस में लड़कियां अगर बाहर चाहते हैं, मैं इन लोगों को काफ़ी 10-20 साल से जानता हूं, और लड़कियां अगर हिम्मत कर रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इन लोगों के तरफ से जो मुझे लगता है निजी तौर पे जो कहीं पे चूक रहे, जैसे विनेश कह रही हैं कि सबूत नहीं है, या इनकी जो कमेटी बनी, जो जिस तरह से वो जांच कर रहे थे और जो इनसे सवाल कर रहे थे, उस समय ये लोग ठोस सबूत शायद पेश नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो भी रिपोर्ट आई लीक होती रही, और इनके ही कुछ दोस्त बाहर लीक करते रहे उन खबरों को, जिसका गुस्सा इन लोगों पे जायज़ है कि जो इनको रिप्रेजेंट करते थे, जो कुश्ती से रिप्रेजेंट करते थे, और ये खबर अखबारों में भी छपी कि आप अगर इंक्वायरी चल रही है तो इंक्वायरी की खबर बाहर नहीं आनी चाहिए, चाहे इस तरफ की बात हो या उस तरफ की बात हो। अब इन लोगों का जो गुस्सा है कि जो एक डेडलाइन दिया गया था, उस समय तक रिपोर्ट बाहर नहीं आई। रिपोर्ट 2 कमेटियाँ बनी, दोनों ने जाँच की, इन लोगों से अलग अलग बुला के पूछा गया। अब जो ये लड़कियां नहीं आई, जो मुझे लग रहा है कि वो नए सबूत लेकर आई हैं, जो इनको कहा जा रहा था कि सबूत नहीं है, शायद कमेटी के सामने ये पेश नहीं कर सके, लेकिन अब जो बात कर रही है खासकर नाबालिग की, तो इसमें एक्शन जरूर होना चाहिए। और दूसरी बात, जो ये प्रोसेस होता है ना सबूत देने का, वो इटसेल्फ वही पनिशमेंट बहुत वही पेचीदा होता है। सबूत पेश करना लड़कियों के लिए वही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप बार बार उसको मन में सोच के शर्मसार होते हैं। और मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं कितनी बारी। आप लोग जुटे हुए हैं उनके साथ, ये बहुत अपने आप में अहम हो जाता है। रोने वाली नहीं है विनीश को मैं काफी वक्त से जानता हूं। गोल्ड मेडल लाने वाले लोग हैं तो रुलवा देते हैं लोगों को, ये रोने वाले नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है। इनके साथ बैठ के बहुत हौसला मिलता है, और आज हम सिर्फ यहाँ इसलिए कि इनको भी हौसला मिले कि साथ हैं। लेकिन आप विनेश ये भी मुझे बताओ, अब जो जैसे विमल ने हमें समझाया, क्योंकि अब आप लोग बाहर आए हो और आप जानते हो बड़ी शक्तियाँ होती हैं फिर जो दूसरी तरफ से खड़ी होती हैं, तो उस लिहाज से देखिए सीसीटीवी की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक टेक्निकल सबूत जो होते हैं, जो आपने भी बताया, नंबर्स ये देना, पैसे बैंक से आना, उस लिहाज से आप लोग क्या काम कर रहे हो? उस लिहाज से आपकी टीम है जो आपको मदद कर रही है? देखिए मैम, जैसे इन्होंने जो सोर्सेज के हवाले से जो भी खबर अंदर से निकलवाई है, जब लड़कियां कमेटी के सामने बयान दे रही हैं, कोई भी महिला ऐसी नहीं थी जो सुबह के रो नहीं रही थी। तो वो उनके जो आंसू थे, या जो लड़कियां रो रही थी बताते हुए, उनके आंसू झूठे थे। छोटी छोटी लड़कियां रो रही हैं, कमेटी की सभी मेंबर्स रो रही हैं, चाहे वो मैरी कॉम हो, चाहे वो कोई भी एथलीट हो, वो सब थे, और वो सुबह के रो रहे हैं। 10 मिनट तक उनके आंसू नहीं रुके। तो क्या इनफ प्रूफ? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो इनफ प्रूफ क्या होता है। ब्रजभूषण से प्रूफ क्यों नहीं मांगा जा रहा? वो अपनी बेगुनाही का सबूत दीजिए। अगर इंक्वायरी गलत हो रही है, अगर इनके अगेंस्ट हो रहा है, तो इन पे आप एक्शन, हमारे ऊपर एक्शन लीजिए।
अब मैरी कॉम भी रोई हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है जो आपने हमें बताई है, क्योंकि ऐसे बातें थोड़ी सामने आती हैं। ये अपने आप में बहुत अहम है कि एक तरफ से भावुक होना, लेकिन इस समय कदम उठाना, और कभी कभी माता पिता भी थोड़ा डिले कर देते हैं। क्या पता जल्द सवेर इस पर संज्ञान लेकर कुछ एक एक्शन या कदम सरकार लेती हुई दिखाई दे। साक्षी, आप ये बताइए, जो आप इनके साथ आके जुड़ी हुई हैं इस समय, यहाँ पर आप सब लोग मौजूद हैं, आपको क्या लग रहा है जो आप लोगों ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है? जैसे देखो, पहले तो 2.5 महीने से वेट किया, कुछ नहीं रिजल्ट आया, रिपोर्ट सबमिट हुई, क्या था क्या नहीं था उसमें हमें कुछ नहीं बताया गया। अभी हमने लीगल रास्ता चुना तो वो 1 मिनट में ही बोल रहे हैं कि हाँ हम रिपोर्ट देंगे। अब एकदम से कैसे रिपोर्ट देने के लिए वो तैयार हो गए। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता क्यों ना चुने। 21 तारीख को हमने रिपोर्ट कराई थी, आज 24 तारीख होगी, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं की है, जिसमें से माइनर का भी केस है जो कि तुरंत हो जाना चाहिए था। इसीलिए हम कोर्ट में जाएंगे। वो 32 कौन से के तहत हमें तो थोड़ा बहुत सुनने को मिलता है, जो हमारी लीगल टीम है उसके तहत वो जाएंगे और एक्शन लेंगे कि क्यों नहीं पुलिस FIR कर रही है। बिल्कुल, आप लोगों ने हमसे बात की है। एक इम्पॉर्टेंट बात निधि ये है कि ये जितना देर होगा, ये इसी साल हमें एशियन गेम्स का ये है, तो यहाँ पे हर 2 दिन अगर आप 2 दिन नहीं करते हो प्रैक्टिस, मतलब आप 4 दिन पीछे जाते हो, क्योंकि बाकी देशों के जो पहलवान हैं और इनका वेट कैटेगरी बहुत डिफिकल्ट है, वहाँ मेडल आना वो लॉस बहुत बड़ा लॉस होगा। ये बाद में 8 महीने बाद पता। बिल्कुल, और एक और बात, जो और भावी हमारे पहलवान या लड़कियां इस मैदान में आना चाहती हैं, उनके मन में कितने सवाल खड़े हो रहे होंगे। हाल ही में देखो हमने कितने गोल्ड लेकर आए हैं, बॉक्सिंग लेकर आए हैं, तो ये एक बहुत अहम मोड़ है, क्योंकि हम गर्व करती हैं, सरकारें गर्व करती हैं कि हमारी लड़कियां मेडल ला रही हैं, लेकिन जब वो मेडल लाती हैं बहुत अच्छा फख्र सर ऊंचा होता है हमारा सर, लेकिन उनकी मदद करना इस समय और उनकी ओर ध्यान देना, मतलब मदद नहीं, वो इस समय उनकी ओर ध्यान देना, ये अपने आप में सरकार का दायित्व हो जाता है। क्योंकि जो हमारी आगे की भावी पीढ़ी है, जो हमारी लड़कियां हैं जो इस गेम में आना चाहती हैं, उनके जहन में कितने सवाल हो रहे होंगे। उनके माता पिता, वैसे ही आप जानते हो इनकी जो लड़ाई हमने जो तमाम देखी, कितनी मुश्किल से लड़कियां खेल के मैदान में अब बाहर निकल कर अच्छा कर रही हैं। माता पिता, उनमें भरोसा जग रहा है कि हम अपनी बच्चियों को भेजें, देश के लिए मेडल लाएं, और अब इस तरह से अगर उनको अपने इसके लिए लड़ना हो, ये एक बहुत चिंता की बात है। और एक ऐसी, क्या हमारे खेल फेडरेशंस में ऐसी समितियां नहीं है जो इस पे तात्कालिक तौर पर कदम उठाएं। चुनाव भी होने वाले हैं, एक ये भी बात हो रही थी, विमल ये भी कह रहे थे, क्या आप लोग चुनाव में जुड़ना चाहते हो, क्योंकि जो ये अब होंगे, अभी तो फेडरेशन के 1 महीने में होने थे, वो डिले हुए हैं, आपको लगता है कि आप लोग को जुड़ना चाहिए? देखो मैं बता दूं आपको, जब कमेटी का फैसला नहीं आया तो सुनने को मिलता था हमें कि ये लोग झूठे हैं, इन्होंने गलत कंप्लेंट कराई है, तो और ये भी सुनने को मिलता था कि इनका फ़ायदा था। ये बताओ हमारा क्या फ़ायदा होगा? एक भी चीज़ का बता दो कि विनेश का ये फ़ायदा है यहाँ बैठने में, बजरंग का ये है या मेरा ये, हमें किसी चीज़ से कोई लेना देना है, ना हमें वहाँ बैठना है, ना हमें इस चीज़ में कोई इन्वॉल्वमेंट है। क्यों हम यहाँ परेशान हो रहे हैं? कल दोपहर 2 बजे से बैठे, आज 24 घंटे से भी ऊपर हो गया, रात भी हमने यही गुजारी है। कोई एक पर्सन आके बता दे कि आपका इस चीज़ का फ़ायदा है, और उसका फिर हम जवाब देंगे कि क्या फ़ायदा है। हमें सब कुछ मिला हुआ है, हम आराम से रेस्ट भी कर सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारे रेसलिंग का जो फ्यूचर है वो आगे जाके ठीक हो। बिल्कुल, तो ये भविष्य के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है वो इस ओर ध्यान देगी और जल्द से जल्द कदम उठाएगी, जल्द से जल्द कदम उठा के इस मुश्किल को आसान करेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सूडान में जो गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर, भारतीयों को लेकर लगातार सरकार कोशिशें कर रही थी उन्हें वापस वतन लाने की। और वहीं पर पोर्ट सूडान पर हमारा INS सुवेधा जो है वो कल ही पहुंच चुका था, और अब पोर्ट सूडान पर भारतीय जो है वो पहुंच गए, और इन भारतीयों की तादाद जो है वो 500 बताई जा रही है, यानी कि एक बड़ी तादाद जो है भारतीयों की वो यहाँ पर अब वापस लौट आएगी, क्योंकि इससे पहले UAE सरकार जो है वो भी भारतीयों की मदद कर रही थी। लेकिन ये एक बड़ी जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है, एक बड़ी मदद जो है वो मिलने जा रही है हमें, क्योंकि भारत सरकार जिस तरह से लगातार कोशिशें कर रही थी, वहाँ पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, और कुछ लोग जो हैं वो कर्नाटक से भी वहाँ पर फंसे हुए थे, जिनके पास
खाने पाने का इंतज़ाम जो था वो भी ख़त्म हो गया था। तो इस तरह की स्थिति जो थी वो कई लोगों के सामने खड़ी हो गई थी, लेकिन यही कोशिश लगातार की जा रही थी कि लोगों को जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जा सके। और भारत सरकार यह आश्वासन भी दे रही थी। खुद विदेश मंत्री ने ट्वीट करके कहा था कि हम लगातार संपर्क जो है वो बनाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भारतीयों को वापस लाया जा सके। तो जो WHO है उसने भी सूडान के हालिया संघर्ष को लेकर कहा है कि 400 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। तो काफ़ी वहाँ पर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। तो अब ये एक राहत की खबर इस बीच में आ रही है कि कम से कम 500 भारतीय जो है वो सूडान पोर्ट पर पहुंच चुके हैं और 3000 भारतीय हैं वहां पर अभी। तो जिद्दा में वायुसेना के 2 विमान भी तैनात किए गए हैं। हमारे साथ हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमाशंकर सिंह भी जुड़ गए। उमा, एक बड़ी राहत की खबर यहाँ पर आई है कि 500 भारतीय जो हैं वो पोर्ट सूडान में पहुंच गए हैं, यानी कि काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो भारतीयों की आ गई और अब वो सुरक्षित भारत आ सकेंगे। जी बिल्कुल, देखिए पिछले शनिवार जब से ये लड़ाई शुरू हुई उसके बाद से ही भारत सरकार की लगातार कोशिश ये रही है कि जो भी भारतीय वहाँ पर फंसे हैं और जो वापस आना चाहते हैं उनके लिए एक सुरक्षित रास्ता जो है वो तैयार किया जाए। विदेश मंत्री ने अभी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि पोर्ट सूडान जो है वो 500 भारतीय वहाँ पहुँच गए हैं और ज़्यादा भारतीय जो हैं वो रास्ते में हैं। देखिए कई स्तर पर यह कोशिश की गई और कई स्तर पर यह कोशिश की जा रही है अभी भी। सबसे पहले तो भारत के विदेश मंत्री ने UAE और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से बात की थी। इसके अलावा यूके और यूएस के सरकार के साथ भी भारत संपर्क में था। और सबसे बड़ी बात है कि यूएन, जिसका कि बहुत ज्यादा जमीनी प्रेजेंस है सूडान में, उसके जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की जो कोशिश या जो समन्वय है वो किया गया। तमाम कोशिशों का नतीजा ये रहा कि अभी 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंचे हैं। कल ही विदेश मंत्रालय कह चुका है कि INS सुमेधा जो है वो पोर्ट सूडान पहुंच चुका था। इसके अलावा 2 IC-130J जो एयरक्राफ्ट है वायुसेना का वो जिद्दा में इंतजार कर रहा है। तो जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक ये जो 500 भारतीय अभी पहुंचे हैं और इसके अलावा जो भारतीय रास्ते में हैं, इन सबों को लेकर जो INS सुमेधा है वो जिद्दा पहुंचेगा समुद्र के रास्ते से और वहां से फिर एयरक्राफ्ट के जरिए, इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के जरिए इन भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जाएगा। भारतीयों की जहां तक तादाद की बात है तो कोई आधिकारिक डाटा जो है वो उपलब्ध नहीं है या सुरक्षा वजहों से उनकी तादाद जो है वो बताई नहीं गई है, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि 3 से 4 हजार भारतीय जो हैं वो वहां पर हैं और उनमें से ज्यादातर लौटना चाहते हैं। खार्तूम जो कि राजधानी है सूडान का, वहां पे हालत बहुत ज्यादा खराब है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां, वो लड़ाई के पहले ही दिन वहां पे काफी ज्यादा जो बमबारी है वो वहां पे बमबारी हुई और उसमें कई सारे विमान भी जो है ध्वस्त हो गए। कुल मिलाकर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो ऑपरेशनल नहीं है, वहां पे काम नहीं हो रहा, वहां से उड़ान नहीं भरा जा सकता है एयरक्राफ्ट का। तो इसलिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन में डिले कह सकती हैं या मुश्किल जो है वो आ रही है और इसीलिए जमीनी रास्ते से उनको सुरक्षित सूडान के पोर्ट तक लाया जा रहा है और वहां से समुद्री रास्ते से पहले इनको जिद्दा तक लाया जाएगा और फिर वहां से एयरक्राफ्ट के जरिए निकाला जाएगा। एक अहम बात और भी है कि जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है, भारत जो है वो सूडान के दोनों पक्षों यानी कि सूडान की जो आर्मी है जिसकी लड़ाई वहां की पैरामिलिट्री फोर्स के साथ चल रही है, उनके साथ भी अलग अलग स्तर पर संपर्क में है ताकि वो सुरक्षित रास्ता दें, सेफ पैसेज दें। जो RSF है उसकी तरफ से बार बार बयान जारी किया गया है कि वो चाहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो सेफ पैसेज है वो दिया जाए और अगर इतनी बड़ी तादाद में भारतीय निकलकर बाहर आ पा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो ग्राउंड जो अथॉरिटीज हैं, जो लोकल कमांडर्स हैं, उनकी भी भूमिका होगी क्योंकि जिस तरीके से वहां गोलाबारी चल रहा है, जिस तरीके की हिंसा वहां पे चल रही है, बिना सुरक्षित एक माहौल के घरों से बाहर निकलने की मनाही की गई थी भारत सरकार की तरफ से भी, विदेश मंत्रालय की तरफ से और यहां तक कि अमेरिका जिसने अपने राजनयिक और उनके परिवारों को कल ही निकाला है उसकी तरफ से भी अमेरिकी जो नागरिक हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो घरों में ही रहें और घरों में भी खिड़की के पास न रहें। इस तरह की हिदायत वहां पे दी गई है क्योंकि कभी भी कोई गोली आकर उनको लग सकती है। तो इस तरह के सुरक्षा के माहौल में, खतरे के माहौल में वहां से भारतीयों को निकाल पाना एक बहुत ही चुनौती का काम है और विदेश मंत्रालय इस काम को बहुत ही एक समन्वय के साथ अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। आपको याद है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में बैठक की है और उन्होंने निर्देश दिए हैं भारतीयों को वहां से बाहर निकालने की और इसलिए हर तरह से
एक तैयारी के साथ और जिस तरीके से कल INS सुमेधा वहां पे पहुंच गया, उसके बाद ये बयान आया विदेश मंत्रालय की तरफ से, तो ये भारत की तरफ से की जाने वाली तैयारी दिखाती है कि किस तरीके से भारत की सरकार जो है वहां से भारतीयों को निकालने के लिए तत्पर है। और एक बड़ी तादाद आज भारतीयों की पोर्ट सूडान तक पहुंच गई है, कुछ और भारतीय जो है वो पहुंच रहे हैं। तो कुल भारतीयों को निकाल पाना कब तक संभव हो पाएगा ये तो कहना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाई गई, जिस तरीके से विदेश मंत्री ने UN के साथ और बाकी दूसरे देशों के साथ समन्वय किया, उसका ये नतीजा है कि सेफ पैसेज भारतीयों को वहां से मिल पा रहा है और भारतीय सकुशल जो है एक बड़ी तादाद में देश लौट पाने की हालत में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल उमा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्थिति वहां पर वाकई में बेहद खराब है, सूडान गृह युद्ध की चपेट में है, सेना और RSF जो है उसके बीच जो झड़पें हो रही हैं उसमें लोग जो हैं, आम जनता जो है वो इन झड़पों का शिकार हो रही है और उनकी जानें भी यहाँ पर जा रही हैं। और जिस तरह से उमाशंकर बता रहे हैं, यहाँ पर एक राहत की खबर आई है भारतीयों के लिए कि पोर्ट सूडान पर 500 भारतीय पहुंच गए हैं और अब उन्हें सुरक्षित यहाँ पर निकाल लिया जाएगा। इसके अलावा जेद्दा में वायुसेना के 2 विमान जो हैं वो भी स्टैंड बाय पर रखे हुए हैं। C-130J विमान है जो सऊदी अरब के जेद्दा में स्टैंड बाय पर हैं और जैसे ही कोई ज़रूरत होगी वो तुरंत वहां पर उड़ान भरेंगे। और अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर और फिर शामली में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब यूपी में कर्फ्यू नहीं लगता, कांवड़ यात्रा इसकी पहचान बन चुकी है। यूपी अब भयमुक्त हो चुका है, अब माफिया नहीं महोत्सव हमारी पहचान बन चुका है। उन्होंने कहा कि पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, अब झूठे मुकदमे नहीं होते। साथ ही बोले कि हमें यूपी में भयमुक्त वातावरण में सफलता मिली है। शामली में आज मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की अब उनकी जो गर्मी है वो शांत हो गई है। आज भाइयों बहनों, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा याद है ना। आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च 2022, मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट EVM खोलेंगे ना तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं।